तो दोस्तों यूपी आरओ एआरओ की एक बड़ी अपडेट यूपीपीएससी के द्वारा यूपीपीसीएस के द्वारा की गई है। वह अपडेट क्या है दोस्तों, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश चयन सेवा आयोग ने हमारे लिए एक नया अपडेट किया है। वह अपडेट क्या है, चलिए आप सभी के साथ इस इन्फॉर्मेशन को साझा करते हैं। दोस्तों वह अपडेट यह है कि 19 मार्च 2025 को एक यूपीपीएससी ने एक अपनी विज्ञप्ति जारी की है, जिस विज्ञप्ति में साफ साफ उन्होंने कहा है कि आपका जो यूपी आरओ एआरओ का यानी समीक्षा अधिकारी का और अपर समीक्षा अधिकारी का जो भी आपका एक पद है, इसकी जो आपकी एग्जाम डेट आपकी जो काफ़ी समय से डिले हो रही है दोस्तों, इसका आपकी जो डेट है वह आपकी 27 जुलाई 2025 निर्धारित कर दी गई है। तो जो मेरे भाई इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अपनी हिंदी की कक्षा को और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल टैली क्लासेस बाय राठौर सर को एक बार विजिट जरूर करें। विजिट करने के साथ दोस्तों अगर आपको मेरे चैनल पर कराया गया कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में दोस्तों शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं, आज हम सेशन को लेकर आए हैं जिसमें आपके टॉप हिंदी क्लासेस दोस्तों, टॉप हिंदी की 60 क्वेश्चंस की आपके पास आज क्लास लेकर आई गई है, जो क्लास में आपके हिंदी के एग्जाम में यूपी आरओ के आपके हिंदी सेशन में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके फंसने के चांसेस हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप आज इस सेशन को कंप्लीट देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के सेशन की ओर, अपने आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं हिंदी की क्लास 4 यूपी आरओ एआरओ टॉप हिंदी क्वेश्चंस के बारे में, जो कि 60 क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाए गए हैं। चलिए अब एक एक करके अपने सभी प्रश्नों को जानते हैं और उनके उत्तर के बारे में जानते हैं। चलिए हम चलते हैं, बढ़ते हैं अपने आज के सवाल नंबर 1 की ओर। तो दोस्तों जो हमारा सवाल नंबर 1 है वह हमारा हो जाएगा सवाल नंबर 1। तो दोस्तों सवाल नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। आपको इसमें शुद्ध वर्तनी का पता लगाना है और उस पर अपना सही का उत्तर लगाना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारे पास शुद्ध वर्तनी कौन सी है। आपके विकल्प आपको कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं: ए अध्यात्म, बी आँख, सी धोतक या डी अनुग्रहित। तो आपका जो सवाल का सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, उसको आपको यहाँ से छांटना होगा और उस पर अपना उत्तर लगाना होगा। चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों जो अध्यात्म है, अध्यात्म आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अध्यात्म नहीं आध्यात्म होता है, तो ये गलत हो जाएगा। उसका बी है आँख, दोस्तों आँख नहीं ये आँख होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद है धोतक, ये धोतक नहीं दोस्तों ये द्योतक होता है। दा और धा से मिलकर बना एक ध्या बनता है, वह द्योतक होता है। उसके बाद है आपका अनुग्रहित, दोस्तों अनुग्रहित आपका वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही है, तो ये आपका सवाल का सही उत्तर हो जाएगा अनुग्रहित। जी हाँ दोस्तों अनुग्रहित आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 2 की और जानते हैं कि सवाल नंबर 2 हमारा क्या है। सवाल नंबर 2 हमारे पास कुछ इस प्रकार से है: निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। दोस्तों इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी का पता लगाना है। इसमें दोस्तों ध्यान रखिए कि इसमें शुद्ध या अशुद्ध किस वर्तनी की बात की जा रही है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, अदरवाइज़ आप अपना सवाल गलत कर देंगे। तो चलिए देखते हैं इसका विकल्प: ए निर्ला, बी स्वाभिमान, सी नारियल या डी पुष्प। तो आपका सवाल का सही आंसर जो है वह कौन सा हो जाएगा, अपना सही उत्तर छांटिए और उस पर अपना उत्तर लगाइए। तो दोस्तों जो निर्ला हो जाएगा वह निर्ला गलत हो जाएगा, क्योंकि निर्ला नहीं निराला होता है। तो उसके बाद जो स्वाभिमान होता है, स्वाभिमान यानी खुद का अभिमान, उसको स्वाभिमान नहीं उसको स्वाभिमान कहते हैं। तो दोस्तों ये स्वाभिमान जो है ये भी आपको गलत हो जाएगा। उसके बाद फिर है नारियल, दोस्तों नारियल जो है वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है, इसलिए नारियल सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं पुष्प की। ये दोस्तों पुष्प होता है, पा में छुटोगी पाइपू आधा शाह और पा पुष्प होता है, मगर यहाँ पे पुष्प लिखा है, यहाँ पे शाह पूरा आया है, यहाँ पे शाह आधा आना चाहिए, इसलिए आपका जो गलत हो जाएगा। तो आपका सवाल का सही आंसर जो है वह आपका हो जाएगा नारियल। तो चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 3 के बारे में और देखते हैं कि सवाल नंबर 3 आपका क्या है। सवाल नंबर 3 हमारे पास कुछ इस प्रकार से रहा दोस्तों। चलिए जानते हैं सवाल नंबर 3 हमारा क्या है। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। दोस्तों अभी हमने जो 2 सवाल किए वह शुद्ध वर्तनी के बारे में थे, अब हमें अशुद्ध वर्तनी का पता लगाना है कि निम्न प्रश्न में आपको अशुद्ध वर्तनी कौन सी पता लगानी है। चलिए अपने विकल्प देख लेते हैं। हमारा ए दुर्वस्था, बी कंपन, सी नारियल या डी दैदीप्यमान। तो आपका कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा,
इन विकल्पों को देखिए और अपना सही का उत्तर लगाइए। तो दोस्तों जो दुर्वस्था दिया हुआ है दोस्तों, दुर्वस्था नहीं दुरावस्था होता है, तो ये आपका पहला ही आपका गलत हो जाएगा, दुर्वस्था नहीं दुरावस्था होता है। उसके बाद फिर कंपन है दोस्तों, कंपन आपका सही है। फिर नारियल है, नारियल भी सही है। और दैदीप्यमान है, दैदीप्यमान भी सही लिखा है। तो इस प्रकार आपके सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दुरावस्था। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 4 की और जानते हैं कि सवाल नंबर 4 हमारा क्या है। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपको शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को ज्ञात करना है और उस पर अपना सही का उत्तर लगाना है। तो शुद्ध वर्तनी हम यहाँ से देख लेते हैं अपने विकल्पों को। हमारे पास ए है बछड़ा, बी है गौवांश, सी है हरियाली या डी है दुग्ध। तो आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा उस पर अपना सही का उत्तर लगाइए। तो दोस्तों जो बछड़ा हो जाएगा, बछड़ा आपका सही लिखा है दोस्तों, बछड़ा सही है। उसके बाद गौवांश, ये गौवांश नहीं गौवंश होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हरियाली, ये हरियाली नहीं दोस्तों, ये हरियाली होता है, ये इसमें राम में छुट्टी की पाई होनी चाहिए, तो ये भी गलत है। फिर दुग्ध हो गया, ये दुग्ध नहीं है दुग्ध होता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। इस प्रकार आपके सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा ए बछड़ा। तो चलिए चलते हैं सवाल नंबर 5 पर और जानते हैं कि हमारा सवाल नंबर 5 क्या है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं सवाल नंबर 5 पर। हमारा सवाल नंबर 5 कुछ इस प्रकार से रहा दोस्तों। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। आपको इसमें निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का पता कर लगाना है और उस पर अपना सही का उत्तर लगाना है। तो चलिए अपने विकल्प देख लेते हैं। हमारे पास विकल्प है ए निरोगी, बी पापी, सी अवागमन या डी निरंकार। तो आपका कौन सा यहाँ पे उत्तर अशुद्ध हो जाएगा, आपको ध्यान रखिए दोस्तों, आपको अशुद्ध वर्तनी का पता लगाना है। तो देख लेते हैं। जो हमारे पास निरोगी है दोस्तों, यानी जिसको रोग ना हो उसको निरोगी कहा जाता है, ये आपका सही है। उसका जो पाप ना करे उसको पापी कहते हैं, ये भी सही है। जो पाप करता है उसको पापी कहते हैं। जो अवागमन दोस्तों, ये अवागमन नहीं आवागमन होता है, यहाँ पे एक डंडा बड़ा डंडा और होना चाहिए यहाँ पर, तो ये आवागमन हो जाएगा। इस प्रकार जो निरंकार है दोस्तों, ये भी आपका सही है। आपके सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आवागमन, क्योंकि आवागमन नहीं आवागमन होता है। तो आपका सवाल का सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 6 की और जानते हैं कि सवाल नंबर 6 हमारा क्या है। तो दोस्तों सवाल नंबर 6 हमारे पास ये रहा कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करो। आपको इसमें भी शुद्ध वर्तनी को छांटना है और उस पर अपना सही का उत्तर लगाना है। तो शुद्ध वर्तनी देख लेते हैं। ए रिक्त, बी रिक्त, सी जलाशय या डी जमुना। तो आप अपने विकल्पों को देखिए और अपने सही उत्तर को छांटकर उस पर अपना निशान लगाइए। तो दोस्तों ये रिक्त है, रिक्त सही लिखा है। जो रिक्त है दोस्तों ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट में ता आना चाहिए। जो जलाशय है, जलाशय नहीं, इसमें बड़ा का डंडा आना चाहिए, तो ये जलाशय हो जाएगा। उसके बाद जो यमुना है, ये जमुना नहीं या आना चाहिए यहाँ पर, तो ये यमुना हो जाएगा, इसलिए ये भी आपका गलत है। जो आपका सही आंसर है वह आपका रिक्त वाला है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा सवाल का। तो चलिए चलते हैं सवाल नंबर 7 पर और जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा सवाल नंबर 7 में हमारे लिए क्या खास है। तो सवाल नंबर 7 हमारे पास ये रहा। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। तो सवाल नंबर 7 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से असीम का सही विलोम शब्द है। दोस्तों असीम का आपको सही विलोम शब्द ज्ञात करना है कि असीम का सही विलोम क्या हो जाएगा। आपके पास विकल्प है ए अपार, बी ससीम, सी वसीम या डी निश्चित। तो आपका सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। जो अपार है दोस्तों ये भी नहीं होगा। ससीम, असीम, असीम जो दोस्त शब्द है इसका जो विलोम हो जाएगा आपका ससीम हो जाएगा, इसलिए सवाल का जो आंसर है वो आपका बी सही हो जाएगा। वसीम भी नहीं होगा, निश्चित भी नहीं होगा, निश्चित होता है अनिश्चित का, इसलिए सवाल का जो आंसर है वह आपका बी वाला सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 8 की और जानते हैं सवाल नंबर 8 हमारा क्या है। सवाल नंबर 8 में आपको सही विलोम शब्द का चयन करना है। इसमें आपको 4 सही विलोम शब्द दिए गए हैं, इसमें एक आपका सही होगा, 3 गलत होंगे। तो आपको ज्ञात करना है कि कौन सा इसमें सही है। चलिए देख लेते हैं। दुर्लभ, सुलभ। तो दोस्तों ये दुर्लभ सुलभ ये तो कुछ देखने में सही सा प्रतीत हो रहा है। दुर्लभ सुलभ, हाँ दोस्तों सही है, क्योंकि दुर्लभ
और इसका जो आपका विकल्प हो जाएगा वह सुलभ हो जाएगा। इन आसान का कठिन एक तरीके से कह सकते हैं। असीम का नसीम, दोस्तों असीम का हमने अभी भी देखा पीछे कि असीम का नसीम नहीं, असीम का ससीम होता है, तो ये गलत हो जाएगा। उसका फिर हम बात करते हैं आना। दोस्तों आना और गमन ये अलग अलग बातें हो गई। आना दोस्तों गमन जो है वह इसका तत्सम हो जाएगा, तो आना जो है इसका जो विकल्प हो जाएगा वह आपका हो जाएगा जाना, ये भी गलत हो गया। अदोष और सदोष, दोस्तों अदोष और सदोष ये आपके जो सदोष हो गया दोस्तों ये तो नहीं होगा, दोष का अदोष होगा, दोष का अदोष होगा, तो ये भी गलत है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा ए वाला। तो चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 9 की और देखते हैं सवाल नंबर 9 हमारा क्या है। चलते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। तो सवाल नंबर 9 हमारा क्या है, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 9 में पूछा गया है निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है। आपको तद्भव तत्सम दोस्तों ज्ञात करना है कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है। चलिए देख लेते हैं। आपके विकल्प हैं तद्भव शब्द कौन सा है, आपको तद्भव पता करना है। आपके विकल्प हैं अक्षर, यमुना, आंसू और काश। तो आपको तद्भव कौन सा हो जाएगा, तो अपना सही तद्भव देखकर उस पर अपना उत्तर लगाइए। तो दोस्तों जो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वह आपका हो जाएगा आंसू, क्योंकि दोस्तों आंसू जो है वह आपका एक तत्व हो जाएगा, क्योंकि इसका जो तत्सम होता है वह आपका अश्रु होता है। क्या होता है, अश्रु होता है। जी हाँ दोस्तों, अश्रु आपका एक तत्सम शब्द है और इसका तत्व जो होता है वह आपका आंसू हो जाता है। तो आपका सवाल का जो सही आंसर है वह आपका सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 10 पर। सवाल नंबर 10 हम देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। इसमें कहते हैं कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। इसमें भी आपको तद्भव शब्द का चयन करना है। चलिए देख लेते हैं कि तद्भव शब्द कौन सा है। आपके विकल्प हैं ए बच्चा, बी रोम, सी शब्द और डी कार्य। अपना सही उत्तर देखकर उस पर अपना निशान लगाइए। तो दोस्तों जो बच्चा जो हो जाएगा, बच्चा आपका एक तद्भव हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बच्चा एक तद्भव शब्द है। और जो रोम है ये भी आपका एक तत्सम है, इसका जो तद्भव होता है वह आपका रुआं हो जाता है, रुआं। जो कार्य है ये भी तत्सम है, इसका जो तद्भव हो जाएगा वह आपका काम हो जाएगा। और जो शब्द है दोस्तों ये भी आपका एक तत्सम शब्द है। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वह आपका हो जाएगा, जो तद्भव है वह आपका हो जाएगा बच्चा। तो इसलिए आपका सवाल का आंसर है वह आपका ए वाला सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 11 पर और जानते हैं कि सवाल नंबर 11 क्या है दोस्तों। तो सवाल नंबर 11 पे हम चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 11 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सही तद्भव शब्द का चयन करिए। दोस्तों इसमें अभी आपको सही तद्भव शब्द का चयन करना है। तो चलिए देख लेते हैं। सवाल नंबर 11 के हम विकल्प देख लेते हैं। हमें इसमें सही तद्भव शब्द का चयन करना है। तो इसमें तद्भव कौन सा हो जाएगा, ए आशीष। दोस्तों आशीष एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव हो जाएगा वह आपका आशीष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आशीष। उज्ज्वल, तो दोस्तों उज्ज्वल जो है ये आपका तत्सम है, इसका जो तद्भव हो जाएगा वह आपका उजला हो जाएगा। अग्नि, अग्नि भी आपका एक तत्सम शब्द है, अग्नि का जो तद्भव होगा वह आपका आग हो जाएगा। जो केस है, केस ये आपका तत्भव शब्द है। तो आपका सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वह आपका डी वाला हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तत्भव जो है वह आपका केस तत्भव है। तो बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 12 पर। तो सवाल नंबर 12 हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। सवाल नंबर 12 को देख लेते हैं। गलत युग्म को पहचानिए। दोस्तों इसमें आपको गलत तत्भव तत्सम युग्म को पहचानना है और उस पर अपना सही का उत्तर लगाना है। तो चलिए देख लेते हैं। इस तरफ आपको तत्भव दिए गए हैं, इस तरफ आपको तत्सम दिए गए हैं। आपको गलत युग्म को पहचानना है। ध्यान रखिएगा, आपको गलत युग्म पहचानना है, सही को नहीं टच करना है। तो जो ए वाला देख लेते हैं। ए फिटकरी, स्फटिक, ये सही है। पल्ला, पल्लव, निम्बक, नींबू, केस, केश। तो दोस्तों आपका कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा। अपना सही उत्तर देखिए और उस पर अपना विकल्प लगाइए।
तो दोस्तों जो आपका निम्बक हो जाएगा, निम्बक और नींबू, दोस्तों ये आपका इधर का इधर होना चाहिए था। दोस्तों जो निम्बक है वह आपका तत्सम है और जो नींबू है वह आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। तो नींबू जो है वह आपका इस तरफ आ जाएगा और निम्बक तत्सम की ओर आ जाएगा। तो ये वाला आपका आंसर सही है, सी वाला विकल्प सही है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। सवाल नंबर 13, इसमें बात करते हैं कि निम्न में से तत्सम तद्भव का कौन सा शब्द युग्म नहीं है। यानी आपको तत्सम इस ओर दोस्तों आपको तत्सम दिए हुए होंगे और इस ओर आपको तद्भव दिए हुए होंगे, तद्भव। तो आपको ज्ञात करना है कि कौन सा तत्सम तद्भव का युग्म सही है। चलिए देख लेते हैं। जो चतुर्थ है, क्या चतुर्थ का चौथा कहते हैं। पंचम है, 5 है, 5 का पंचम होता है। आपी का आप होता है, एक त्रिशंति का 31 होता है। चलिए देख लेते हैं कि कौन सा एक युग्म सही है। तो जो आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपके एक त्रिशंति। जी हाँ दोस्तों, एक त्रिशंति जो है वह आपका 31 का तत्सम है और जो आपका तद्भव है वह आपका 31 हो जाएगा। तो आपका सवाल का सही आंसर जो है वह आपका डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 14 पर और जानने का प्रयास करते हैं कि सवाल नंबर 14 क्या है। सवाल नंबर 14 हमारे पास ये रहा। चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 14 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है। तत्सम तद्भव दोस्तों इस ओर आपको तत्सम दिए गए होंगे और इस ओर आपको तद्भव शब्द दिए गए होंगे। आपको ज्ञात करना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। तो जो चिड़िया है दोस्तों, चिड़िया क्या तत्सम है? नहीं, चिड़िया जो है वह आपका तद्भव शब्द हो जाएगा और जो उसका तत्सम है वह आपका चटिका हो जाएगा। तो पहला ही वाला गलत हो गया। फिर बी है आज, आज का दोस्तों जो तत्सम होता है वह आपका आज हो जाएगा। हाँ ठीक, इस तरफ आपको तत्सम ज्ञात करना है, कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है। तो ये भी आपको तद्भव हो गया। इधर चिड़िया भी तद्भव है, आज भी तद्भव है। जो विस्मृत है, विस्मृत आपका एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव हो जाता है वह आपका हो जाता है विसरना, ये सही है। और जो ग्वाला है, ग्वाला तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होता है वह आपका ग्वाल हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो आपका सवाल का सही उत्तर जो हो जाएगा वह आपका हो जाएगा विस्मृत। जी हाँ दोस्तों, विस्मृत जो है भाई आपका एक तत्सम शब्द है जिसका जो तद्भव होता है वह आपका विसरना हो जाता है। क्या हो जाता है? विसरना हो जाता है। तो चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 15 पर। तो सवाल नंबर 15 में दोस्तों हम देखते हैं सवाल नंबर 15 कि निम्नलिखित में से भाई का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। यहाँ पर आपको कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं जिसमें आपको पता करना है कि कौन सा पर्यायवाची शब्द आपका भाई का नहीं होगा। तो चलिए जान लेते हैं, हमारे लिए कौन सा कठिन काम है ये। तो चलिए देखते हैं। ए अग्रज, अग्रज बड़े भाई को कहा जाता है। बी भ्राता, भ्राता भी बड़े भाई को कहा जाता है। अनुज, अनुज छोटा भाई कहलाता है। जो द्विज है दोस्तों ये द्विज नहीं कहलाता है। जो द्विज जो है ये जुड़वा के लिए कहलाता है। तो द्विज जो है ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपका सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वह आपका डी वाला हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 16 की कि सवाल नंबर 16 हमारा क्या है। तो सवाल नंबर 16 जानने का प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 16 में हम जानते हैं कि निम्नलिखित में से दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों इसमें यहाँ पर आपको कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इसमें आपको पता करना है कि दांत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं। ए तिमिर, दोस्तों ये तिमिर जो होता है ये तो अंधकार का पर्यायवाची होता है, ये दांत का पर्यायवाची थोड़ी ना होता है। जो द्विज है, द्विज आपका दांत का पर्यायवाची भी होता है। जो रदन है, रद है, ये सभी आपका पर्यायवाची सही है। बस ये तिमिर वाला जो है ये वाला गलत है कि तिमिर जो है ये आपका अंधकार का पर्यायवाची हो जाता है। अंधकार का पर्यायवाची हो जाता है तिमिर। तो आपके सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वह आपका ए वाला हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 17 की। सवाल नंबर 17 हमारा क्या है। सवाल नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से सौमित्र किसका पर्यायवाची शब्द है। सौमित्र जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द है। आपके विकल्प हैं ए राम का, बी लक्ष्मण का, सी भरत का या डी रावण का। तो सौमित्र दोस्तों किसका पर्यायवाची शब्द है। आप सभी को ध्यान होगा कि रामायण में सौमित्र शब्द का इस्तेमाल किया गया था। ये किसके लिए कहा गया था। तो दोस्तों ये सौमित्र जो है इसको हमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि जो श्री राम जी जो थे वो लक्ष्मण को सौमित्र कहा करते थे। सौमित्र यानी अपने जो सगा भाई था उसको सौमित्र कहा करते थे, तो वो लक्ष्मण के संबोधन शब्द था। तो आपका सवाल सही उत्तर है वह आपका बी हो जाएगा।
इसमें कुछ ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 18 पर कि हमारा सवाल नंबर 18 क्या है। सवाल नंबर 18 हमारे पास इस प्रकार से है, चलिए जानते हैं। 18 है कि निम्नलिखित में से मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें आपको पहचानना है कि मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। ए मनोहर, बी प्रसून, सी सहगामिनी या डी सहचर। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? अपना सही विकल्प छांटिए और उस पर अपना सही का उत्तर लगाइए। तो दोस्तों जो मनोहर होता है, मनोहर यानी जैसे किसी हम बगीचे की बात कर लेते हैं, किसी फूल की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, या किसी दृश्य की बात करते हैं तो कहते हैं कि ये कितना मनोहर है, तो ये तो नहीं होगा। जो प्रसून है ये भी नहीं होगा, प्रसून आपका फूल का पर्यायवाची होता है। जो सहगामिनी है, सहगामिनी सहेली का पर्यायवाची होता है, ये भी नहीं है। तो जो मित्र होता है, मित्र का सहचर, जो सहचर जो हो जाएगा वह आपका मित्र का सही पर्यायवाची हो जाएगा। सहचर यानी साथ में घूमने फिरने वाला। तो आपका सवाल का जो सही आंसर है वह आपके 18 सवाल का आंसर आपका डी हो जाएगा। आप देखिए, मैं ज़रा तब तो पानी पी लेता हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 19 की और जानने का प्रयास करते हैं कि सवाल नंबर 19 हमारा क्या है। तो सवाल नंबर 19 कि निम्नलिखित में से शारदा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। आपको विकल्प दिए गए हैं जिसमें आपको पता करना है कि कौन सा पर्यायवाची शब्द शारदा का नहीं हो जाएगा। चलिए विकल्प देख लेते हैं। ए सरस्वती, बी बागीश्वरी, सी पद्मा या डी वाग्देवी। तो कौन सा पर्यायवाची शब्द आपका सरस्वती का नहीं हो जाएगा? विकल्प देखिए और उस पर अपना उत्तर लगाइए। तो दोस्तों जो सरस्वती है, सरस्वती आपका शारदा का पर्यायवाची है, यह सही है। जो बागीश्वरी है, बागीश्वरी आपका शारदा का पर्यायवाची है। जो वाग्देवी है, वाग्देवी शारदा का पर्यायवाची है। मगर जो पद्मा है दोस्तों, पद्मा आपका शारदा का पर्यायवाची नहीं है। जो पद्मा है वह आपका देवी लक्ष्मी का पर्यायवाची है। तो यह आपका गलत हो जाएगा। यही आपको पता करना था कि कौन सा सही नहीं है। तो ये आपका दोस्तों हो गया विकल्प सही, आपका सही है। तो चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 20 की। चलिए देख लेते हैं कि सवाल नंबर 20 आपका क्या है। सवाल नंबर 20 में हम देखते हैं कि इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आपको कमल का पर्यायवाची शब्द पता करना है और उस पर अपना सही विकल्प देखकर उस पर अपना उत्तर लगाना है। चलिए जान लेते हैं। अनल दोस्तों, अनल जो होता है वह आपका अग्नि का पर्यायवाची होता है, ये आपका कमल का पर्यायवाची नहीं होता है। चलिए और देख लेते हैं। जो बी है पावक, अनल, अग्नि, पावक ये आपके कमल के पर्यायवाची होते हैं, अग्नि के पर्यायवाची होते हैं। और पयोधर जो होता है ये आपका बादल का पर्यायवाची होता है। इसका जो सरसिज है दोस्तों, सरसिज आपका कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। तो आपके सवाल का सही आंसर जो हो जाएगा वह आपका हो जाएगा सरसिज। जी हाँ दोस्तों, सरसिज आपका कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। तो आपके सवाल का जो सही उत्तर है वह आपके सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 21 नंबर सवाल की ओर। और 21 नंबर सवाल दोस्तों ये रहा कि पाहन निम्न में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। दोस्तों पाहन यहाँ पर आपको शब्द दिया गया है, इसमें आपको शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करना है कि पाहन किसको कहा जाता है। अपने विकल्प देख लेते हैं। ए बादल को कहा जाता है, बी कमल को कहा जाता है, सी पाषाण को कहा जाता है या डी नदी को कहा जाता है। तो अपना सही उत्तर लगाइए। तो जो पाहन है वह आपका पाषाण यानी पत्थर का पर्यायवाची शब्द है। जी हाँ दोस्तों, कमल नहीं होता, बादल भी नहीं होता, नदी ये भी आपका नहीं है। जो पाहन जो है ये आपका पाषाण यानी पत्थर का पर्यायवाची शब्द है। इसको कसौटी का पत्थर भी कहा जाता है। तो चलिए ये हमारा सवाल नंबर 21 का आंसर आपका सी हो गया। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 22 की और जानते हैं कि सवाल नंबर 22 हमारा क्या है।
सवाल नंबर 22 हमारे पास कुछ इस प्रकार से हैं, चलिए जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल का शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको इसमें ज्ञात करना है कि कौन सा पर्यायवाची शब्द आपका जंगल का नहीं है। आपके विकल्प हैं ए कानन, बी कपि, सी विटप या डी विपिन। तो जो किसका पर्यायवाची हो जाएगा, जंगल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं हो जाएगा, इस पर आपको देखना है और अपना उत्तर लगाना है। तो दोस्तों जो कपि जो हो जाएगा, कपि आपका जंगल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी कानन विटप विपिन ये सभी आपके जंगल के पर्यायवाची हैं। जो कपि है ये आपका बंदर का पर्यायवाची हो जाएगा। तो आपके सवाल का जो सही उत्तर है वह बी हो जाता है। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 23 पर और जानते हैं कि सवाल नंबर 23 हमारा क्या है। सवाल नंबर 23 हम देखते हैं कि बंदूक एक उपयोगी है। क्या है बंदूक एक उपयोगी? अस्त्र है, शस्त्र है, औजार है, सुरक्षा का वजह। बंदूक क्या उपयोगी है? अपना सही उत्तर लगाइए दोस्तों। जी हाँ, आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। बंदूक जो है वो एक उपयोगी शस्त्र है। क्या है? बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। तो आपके सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वह आपके हो जाएगा बी। तो चलिए चलते हैं सवाल नंबर 24 पर। और देखते हैं कि हमारा सवाल नंबर 24 क्या है। सवाल नंबर 24 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करिए। यानी आपको यहाँ पे 4 वाक्य दिए गए हैं, आपको इसमें से एक का चुनाव करना है जो सही है, बाकी 3 गलत होंगे। चलिए जान लेते हैं, देखते हैं ना पहले विकल्प को। मैं खाना खा रहा हूँ, तुम गाया चरा रहे हो, शिल्पी सुशील लड़की है, मैं नया गीत बनता हूँ। तो आपका इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, उस पर में सही का उत्तर लगाइए। तो दोस्तों जो मैं खान खा रहा हूँ, ये खान नहीं होगा, ये खाना हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। तुम गाया चरा रहे हो, दोस्तों गाया नहीं गैया चरा रहे हो या गाय चरा रहे हो जाएगा इस तरीके से, ये भी गलत हो गया। शिल्पा सुशील लड़की है, शिल्पा सुशील नहीं, शिल्पा गुणवती होगा, शिल्पा गुणवती लड़की है। उसके बाद मैं शिल्पा सुशील लड़की है, दोस्तों ये सही हो जाएगा, शिल्पा सुशील लड़की है, ये आपका सही हो जाएगा। मैं नया गीत बनता हूँ, दोस्तों मैं नया गीत बनता नहीं, नया गीत बनाता हूँ हो जाएगा। तो आपका जो सवाल का सही आंसर हो जाएगा वह आपके हो जाएगा, जो आपका सी वाला है दोस्तों वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। शिल्पा सुशील लड़की है, ये सही है, शिल्पा सुशील लड़की है, ये सही है। तो चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 25 की, कि सवाल नंबर 25 क्या है। सवाल नंबर 25, निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। इसमें भी आपको वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है और उस पर अपना सही का उत्तर लगाना है। तो चलिए हम जान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं विकल्प की ओर। क्या यह तुम्हारा भाई होता? क्या तुम रागिनी हो? सी विशाल टीवी देखता हो? डी आसमान में परी होती हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा, अपना सही का उत्तर लगाइए। यहाँ दोस्तों ये सही आपका कमेंट है कि तुम रागिनी हो, जो बी वाला हो जाएगा। आप सभी का आंसर जो है वो बी वाला, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तुम रागिनी हो, ये सही है। बाकी ये क्या ये तुम्हारा भाई होता, ये नहीं होगा, ये होगा यहाँ पर कि यह क्या ये तुम्हारा भाई है। फिर जो बी वाला ये सही है, विशाल टीवी देखता हो नहीं, टीवी देखता है हो जाएगा, तो ये भी गलत है। उसके बाद है कि आसमान में परी होती हैं, परी होती नहीं, परी होती है होगा यहाँ पर, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। जो सही आंसर है वह आपका बी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 26 की ओर और आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26 हमारे पास कुछ इस प्रकार से है कि वाक्य में शुद्ध बरतने वाले शब्द का चयन करना है। यहाँ पर आपको 4 दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव, इसमें आपको अपना सही विकल्प देखना है और उस पर अपना सही उत्तर लगाना है। तो चलिए हम जान लेते हैं। फल बच्चे को काट कर खिलाओ, क्या ये सही है? बच्चे को फल काट कर खिलाओ, क्या ये सही है? बच्चे को फल काट कर खिलाओ, क्या ये सही है? या काट कर फल बच्चे को खिलाओ, क्या ये सही है? दोस्तों अपना सही उत्तर देखिए
और इस पर अपना टिक लगाइए। जी हाँ दोस्तों, आपको जो सवाल का आंसर जो हो जाएगा वह बी वाला हो जाएगा कि बच्चे को फल काट कर खिलाओ। ये वाला आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 27 की ओर, अपना आज का सेशन आगे बढ़ाते हैं। सवाल नंबर 27 हमारे पास इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करिए। इसमें भी आपको वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। चलिए जान लेते हैं। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। भारत में अनेक धर्मों का निवास है। भारत में अनेक धर्म के लोगों का निवास है। भारत में निवास है अनेक धर्मों का। निवास है अनेक धर्मों के लोगों का भारत में। कौन सा आपका सही हो जाएगा? छांटिए और उस पर अपना सही का उत्तर लगाइए। तो दोस्तों, भारत में अनेक धर्मों के लोगों का निवास है, ये नहीं होगा। इसमें ये होगा कि भारत में अनेक धर्मों का निवास है, यानी भारत में अनेक धर्म के निवास, अनेक धर्म के लोग जो है वह रहते हैं। तो भारत में अनेक धर्मों का निवास है कि भारत में अनेक धर्म रहते हैं। तो आपका सवाल का जो आंसर है वह ए वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 28 की ओर और जानते हैं कि हमारा सवाल नंबर 28 क्या है। सवाल नंबर 28 जानते हैं। चलिए सवाल नंबर 28 को हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य के अशुद्ध रूप का चयन करना है। वाक्य के अशुद्ध रूप को देखना है और उस पर अपना सही का उत्तर लगाना है। तो चलिए जान लेते हैं। हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। हम सभी भारत के नागरिक हैं। भारत एक स्वतंत्र गणराज्य है। भारत में अनेकों जातियां हैं। इसमें दोस्तों क्या पूछा गया है कि वाक्य के अशुद्ध रूप का चयन करिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, शुद्ध या अशुद्ध किस रूप की बात कर रहा है, ताकि मेरा क्वेश्चन गलत होने की संभावना 0.01% रहे। तो आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, उस पर सही का उत्तर लगाइए। जो अशुद्ध हो जाएगा उस पर उत्तर लगाना है। हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। हम सभी भारत के नागरिक हैं। भारत एक स्वतंत्र गणराज्य है। भारत में अनेकों जातियां हैं। दोस्तों हाँ, भारत में इसमें जो आपका अशुद्ध रूप जो हो जाएगा वह हो जाएगा भारत में अनेकों जातियां हैं। दोस्तों अनेक एक खुद में बहुवचन शब्द है, ताकि इसके साथ अनेकों नहीं आएगा। ये तो आपका जो आंसर जो हो जाएगा वह आपका डी वाला हो जाएगा, क्योंकि अनेकों नहीं अनेक होगा कि भारत में अनेक जातियाँ हैं। तो इसलिए आपका सवाल का आंसर जो है वह आपका डी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 29 की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 29। चलिए जानते हैं। वाक्य के अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। यहाँ पर आदेश की दशा से मेरा मन व्यथित हो उठा, यहाँ पर कौन सा आपका विकल्प सही हो जाएगा? चलिए विकल्प देख लेते हैं। ए आदेश की, बी दशा से, सी मेरा मन व्यथित हो उठा, या डी देखकर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। यहाँ पर अशुद्ध भाग का चयन करना है कि किस भाग के, इसमें जो कौन सा भाग इसमें अशुद्ध हो जाएगा, जिसको हटा दिया जाए या उसको चेंज कर दिया जाए तो पूरा शब्द आपका, पूरा वाक्य जो है वह आपका सही हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं कि आदेश की दशा से मेरा मन व्यथित हो उठा। तो दोस्तों जो दशा से जो हो जाएगा, दशा से मन व्यथित नहीं होता है, दशा देखकर मन व्यथित होता है। तो जी दोस्तों जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह आपका बी हो जाएगा कि आदेश की दशा देखकर मेरा मन व्यथित हो उठा। तो आपका जो सवाल का सही उत्तर है वह आपका बी हो जाएगा, दशा देखकर कि मेरा मन व्यथित हो उठा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 30 की ओर। सवाल नंबर 30। चलिए इसमें देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। रोगी में उत्कट जिजीविषा थी, दिए गए
वाक्य का शुद्ध रूप छाँट कर उत्तर दें। रोगी में उत्कट जिजीविषा थी। दोस्तों जिजीविषा का सही वाक्य कौन सा हो जाएगा, देखिए और बताइए, इसको सही का उत्तर लगाइए। जिजीविषा ये गलत है, जिजीविषा ये भी गलत है, जिजीविषा ये भी गलत है, जिजीविषा हाँ ये सही है। तो जो आपका डी वाला जो हो जाएगा वह अपना सही हो जाएगा। जिजीविषा यानी तीव्र रोगी में जिजीविषा यानी उसके जीने की इच्छा को जिजीविषा कहा जाता है। रोगी में तीव्र जीने की इच्छा थी। तो आपके सवाल नंबर 30 का आंसर जो है वह आपका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 31 की ओर और जानते हैं कि हमारा सवाल नंबर 31 क्या है। सवाल नंबर 31 चलिए देख लेते हैं। सवाल नंबर 31 में पूछा गया है कि चपल किसका पर्यायवाची शब्द है। चपल किसका पर्यायवाची शब्द है, चलिए देखते हैं। ए आलसी का, बी चंचल का, सी दुष्ट का या डी निराशा का। तो चपल किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, अपना सही उत्तर लगाइए। तो दोस्तों चपल जो हो जाएगा वह आपका चंचल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। बाकी ये सभी आपके गलत हो जाएंगे। तो आपके सवाल का सही आंसर जो है वह आपका बी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 32 पर और जानते हैं सवाल नंबर 32 को। तो सवाल नंबर 32 में पूछा गया है कि अंजनेय किसका पर्यायवाची शब्द है। अंजनेय किसका पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, अंजनेय किसको कहा गया है देखिए और उसको बताइए। तो अंजनेय दोस्तों यहाँ पर अंजनी पुत्र यानी पवन पुत्र हनुमान जी को कहा गया है। अंजनेय, पवन पुत्र, पवन सुत, ये सभी हनुमान जी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो आपका सवाल का आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 33 की ओर। सवाल नंबर 33 इसमें कहा गया है कि नभचर किसका पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों नभचर किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, विकल्प हैं भूचर, खेचर, दुष्कर या जलचर। किसको हम नभचर कह सकते हैं। दोस्तों भूचर यानी भूमि पर विचरण करने वाला, दुष्कर जो कठिन हो, जलचर यानी जल में विचरण करने वाला, खेचर यानी नभचर को हम खेचर कह सकते हैं यानी आकाश में विचरण करने वाले को खेचर कहा जाता है और उसको नभचर भी कह सकते हैं। यानी नभचर और खेचर, नभचर का जो पर्यायवाची शब्द है वह आपका खेचर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 34 की ओर। और देखते हैं सवाल नंबर 34 को। इसमें कहा गया है कि वाक्य में सही सुमेलित नहीं है। यानी यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा वाक्य में सही सुमेलित नहीं है, यानी किस वाक्य का अर्थ जो है उसके सामने वाला नहीं है। चलिए जान लेते हैं। जिस रोग का इलाज ना किया जा सके उसको लाइलाज बोलते हैं। ये तो बात सही है कि जिस रोग का इलाज ना किया जा सके उसको लाइलाज कहा जाता है। ऊपर की ओर जाने वाला इसको ऊर्ध्वगामी कहा जाता है, ये भी सही है। जिसका मन संसार से पृथक हो गया हो उसको विलग कहा जाता है, विलग कहा जाता है। और जो सिर्फ अपना भला चाहता हो उसको स्वार्थी कहते हैं। तो दोस्तों आपका सवाल का आंसर कौन सा सही होगा, इस पर अपना सही उत्तर लगाइए। तो दोस्तों जिसका मन संसार से विलग हो जाता है उसको जिसका मन संसार से पृथक हो जाता है उसको विलग नहीं, उसको विरक्त कहा जाता है, उसको विरक्त कहा जाता है, उसको विरक्त कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 35 की और जानते हैं कि सवाल नंबर 35 क्या है। तो आपको सवाल नंबर 34 का जो आंसर है वह आपका सी हो गया। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 35 पर। सवाल नंबर 35 हमारे पास कुछ इस प्रकार से है कि सुमेलित करना है। दोस्तों ईश्वर आपको तत्सम दिए रखे हैं और ईश्वर आपको तत्व दिए गए हैं। आपको ज्ञात करना है कि कौन सा तत्सम किस में आपको मेल करना है। चलिए मेल कर देते हैं। औदार्य का दोस्तों उदार हो जाएगा, कूप का कुआं हो जाएगा, श्रेष्ठी का सेठ हो जाएगा और जो प्रस्विन है प्रस्विन का पसीना हो जाएगा। चलिए होगा दोस्तों। अब बात चलते हैं सवाल नंबर 36 पर। सवाल नंबर 36 चलिए जानते हैं कि सवाल नंबर 36 में हमारे लिए क्या है।
जिसे खरीद लिया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा। जिसे खरीद लिया गया हो उसको क्या कहेंगे? आपके पास विकल्प कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। ए कातर, बी कुंज, सी क्रीत या डी भक्ति। तो जिसको खरीद लिया गया हो उसे क्या कहेंगे? अपना सही विकल्प छांटिए और उस पर अपना उत्तर लगाइए। तो दोस्तों जो खरीद लिया गया हो उसको क्रीत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको क्रीत कहा जाता है। तो आपका सवाल का जो आंसर है वह आपका सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 37 पर और आगे बढ़ते हैं। जो कविताएं करता हो के लिए एक शब्द, यानी दोस्तों जो कविताएं करता है उसको क्या कहते हैं? ए लेखक, बी कवयित्री, सी कवि या डी कवि। क्या कहते हैं उसको? अपना सही उत्तर लगाइए। जो कविताएं करता है दोस्तों उसको कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको कवि कहा जाता है। तो आपके सवाल का जो सही आंसर है वह आपका सी वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सवाल नंबर 38 पर। सवाल नंबर 38 हमारे पास इस प्रकार से चलिए जानते हैं कि जिस पर बुढ़ापा ना आए, जिस पर कभी बुढ़ापा ना आए के लिए एक शब्द, जिस पर कभी बुढ़ापा ना आए दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? तो कितनी अच्छी बात है कि कभी बुढ़ापा ही नहीं आएगा। उसको अजर कहा जाएगा, अमर्त्य कहा जाएगा, सार्थक कहा जाएगा या अमर कहा जाएगा। अपना सही विकल्प छांटिए और उस पर अपना उत्तर लगाइए। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर बिल्कुल सही है कि जिस पर कभी बुढ़ापा ना आए उसको अजर कहा जाता है। अमर्त्य जिसको कभी मृत्यु ना आए उसको अमर्त्य कहा जाता है। सार्थक जो काम सिद्ध हो जाए उसको सार्थक कहा जाता है। अमर जिसकी कभी मृत्यु ना हो उसको अमर कहा जाता है। तो आपका सवाल का सही आंसर जो है 38 नंबर सवाल का वह आपका ए हो गया। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 39 पर और जानते हैं कि सवाल नंबर 39 में हमारे लिए क्या है खास है। चलिए चलते हैं। सवाल नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म की आपको पहचान करना है कि कौन सा युग्म गलत है। आपके पास विकल्प है। ए जिसका विवाह ना हुआ हो उसको अविवाहित बोलते हैं। तो बात सही है कि जिसका विवाह ना हुआ हो उसको अविवाहित ही बोलते हैं। जिस स्त्री का पति बाहर हो उसको प्रेषित पतिका बोलते हैं। जिस स्त्री का पति बाहर हो उसको प्रेषित पतिका बोलते हैं। ये भी सही है, उसको प्रेषित पतिका बोलते हैं। जो लेख लिखता हो उसको लेखक बोलते हैं। जो आय व्यय के आंकड़ों की जांच करता है उसको अंकेचक बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका कौन सा गलत हो जाएगा? चलिए जानते हैं। तो दोस्तों जिस स्त्री का पति बाहर हो उसको प्रेषित पतिका नहीं उसको प्रोषित पतिका बोलते हैं। ये प्रा में ए की पाई नहीं, प्रा में ओ की पाई होगी। प्रोषित पतिका बोलते हैं। ये बस आपको ये स्पेलिंग मिस्टेक है, बाकी आपका यही वाला गलत है। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 40 पर, जानने का प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 40 हमारा क्या है दोस्तों? सवाल नंबर 40 चलिए देखते हैं कि निम्नलिखित में से वाक्य के अशुद्ध रूप का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको 4 वाक्य दिए गए हैं, इसमें से एक आपका गलत होगा। तो आपको उसी को छांटना है और उस पर अपना सही का उत्तर लगाना है। ए श्याम और मदन गेंद खेलते हैं। बी नीलमणि एक अमूल्य रत्न है। सी दीपक और निधि अच्छे मित्र हैं। हम भारत के नागरिक हैं। तो आपको कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध हो जाएगा, उस पर आपको अपना सही का उत्तर लगाना है। चलिए देख लेते हैं। जो दीपक और निधि है दोस्तों, ये दीपक और निधि अच्छे मित्र हैं होगा, अच्छे मित्र हैं। तो यही वाला आपका गलत है, बाकी सब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 41 की ओर। सवाल नंबर 41 क्या है, चलिए जानते हैं कि नई ब्याही हुई स्त्री, जो स्त्री नई ब्याह कर आती है उसको क्या कहा जाता है। उसके लिए एक शब्द होगा। ए नभोड़ा, आदित्य का, प्रेषित पतिका, अधोड़ा। उसको क्या कहा जाता है?
तो जो नई ब्याही हुई स्त्री आती है उसको क्या कहा जाता है? अपना विकल्प आपका हो जाएगा नवोढ़ा। जी हाँ दोस्तों, अपने घर में जब कभी भी कोई या किसी के घर में कोई नई स्त्री ब्याह कर आती है तो उसको नवोढ़ा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 42 की ओर। तो दोस्तों बात करते हैं सवाल नंबर 42 की, और सवाल नंबर 42 क्या है चलिए जानते हैं और उसको करने का प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 42 हमारे पास है कि निम्नलिखित में से वाक्य के अशुद्ध रूप का चयन करिए। तो यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं, चलिए जानते हैं और अब गलत विकल्प पर उत्तर लगाते हैं। तो एक विकल्प ए है गाय और बकरी घास चरती हैं, बी है गाय और बकरी घास चर रहे हैं, सी है गाय और बकरी घास चर रहे हैं, डी है बकरी और गाय चर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें यहाँ पर अशुद्ध नहीं, इसमें यहाँ पर आपका शुद्ध वाक्य की बात की गई है। अशुद्ध नहीं, शुद्ध वाक्य की बात की गई है, तो आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें 3 अशुद्ध हैं और 1 शुद्ध हो जाएगा आपका। तो चलिए देख लेते हैं ये कौन सा आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो दोस्तों गाय और बकरी घास चरती हैं, चरने का मतलब दोस्तों घास ही चरेंगे, तो ये भी गलत है। गाय और बकरी घास चर रहे हैं, ये भी गलत है। गाय और बकरी घास चर रहे हैं, ये भी गलत है। तो दोस्तों जो आपका सही हो जाएगा वह हो जाएगा कि गाय और बकरी चर रहे हैं। तो डी वाला आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सवाल नंबर 43 की ओर, कि देखते हैं कि हमारा सवाल नंबर 43 क्या है। तो सवाल नंबर 43 हमारे पास दोस्तों कुछ इस प्रकार से ये रहा कि इस गांव में 70 चोर घुसे। इस गांव में 70 चोर घुसे, निम्न वाक्य में कौन सा विशेषण है? इसमें आपको विशेषण का ज्ञात करना है। विशेषण कौन सा है? 70 चोर घुसे यानी संख्या सीमित है। चलिए विकल्प देख लेते हैं। ए अनिश्चितवाचक परिमाण अनिश्चित संख्यावाचक, बी निश्चित संख्यावाचक, सी गुणवाचक विशेषण या डी परिमाणवाचक विशेषण। तो दोस्तों कितने चोर घुसे? 70 चोर घुसे। तो जो नंबर है 70 वो निश्चित है, तो इसीलिए आपके सवाल का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर जो भी है वो सही है। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 44 की ओर और देखते हैं कि हमारा सवाल नंबर 44 क्या है। सवाल नंबर 44 ये रहा। तो सवाल नंबर 44 में दोस्तों देखते हैं कि सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जानने का प्रयास करते हैं। इस बार आपको विशेष दिए गए हैं और इस बार विशेषण दिए गए हैं। तो विशेषण कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये ज्ञात करना है। जो कमाई है, कमाई विशेष है, इसका जो विशेषण है वह कमाऊ हो जाएगा, सही है। जो घर है, घर का घरेलू हो जाएगा, घर का घरेलू। जो दिन है, दिन का दिवस हो जाएगा, रात्रि का रात हो जाएगा, तो सही है। दिन का दिवस हो गया, रात्रि का रात हो गया। तो दोस्तों घर जो है, घर का जो विशेषण हो जाएगा वह घरेलू हो जाएगा। जो दिन है, दिन का दिवस हो जाएगा। दोस्तों दिवस एक विशेष है, दिवस जो है वह एक विशेष है, जो इसका विशेषण हो जाएगा वह आपका जो आपका विशेषण है, दिवस का विशेषण दिन होता है। तो ये आपका जो दिन है वो ईश्वर होगा और जो दिवस है वो आपका ईश्वर होगा। तो आपका सवाल नंबर जो आपका सी है, इसका आपका आंसर जो है वो यही वाला गलत है कि सी वाला आपका गलत है, सही सुमेलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 45 को। सवाल नंबर 45 हमारा ये रहा कि निम्न विलोम शब्दों में गलत युग्म पर सही का निशान लगाइए। दोस्तों जो यहाँ पर गलत दिए गए हैं विलोम शब्द, उस पर आपको अपने सही का उत्तर लगाना है। चलिए देखते हैं। ए सत्य का मिथ्या यानी सत्य का असत्य हो जाता है। नवचर का भूचर, नवचर का दोस्तों खेचर हो जाता है, यानी आसमान में विचरण करने वाला है। भूचर मतलब ज़मीन पर विचरण करने वाला या ज़मीन पर अपने आहार ढूंढने वाले। सी दानव, दानव का दुष्ट होता है। निशा, निशा का उषा होता है। तो कौन सा आपका सही नहीं है, उस पर आपको अपना उत्तर लगाना है। तो चलिए देखते हैं और उस पर अपना उत्तर लगाइए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि सत्य है, सत्य का मिथ्या होता है, यह सही है। नवचर का भूचर दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दानव का दुष्ट होता है, दानव का दोस्तों देव होता है। दानव का दुष्ट ये आपका पर्यायवाची हो गया। निशा का उषा होता है, ये भी सही है। तो दानव का दुष्ट होता है, नवचर का भूचर।
यहाँ पर दोस्तों जो सत्य है, फिर से देखते हैं, जो सत्य है सत्य का असत्य हो जाएगा, यानी मिथ्या, ये भी सही है। नवचर का भूचर, यानी आसमान में विचरण करने वाला का भूचर हो जाएगा, ये भी सही है। निशा का उषा हो जाएगा, ये भी सही है। जी दोस्तों ये सही है। जो सी वाला है ये आपका गलत हो जाएगा। सवाल नंबर 45 का जो आंसर है वह आपका हो जाएगा दानव। जो आपका विकल्प सी है वो गलत है, और हमें यहाँ पर गलत का ही युग्म देखना था। जो गलत युग्म है उस पर अपना सही का उत्तर लगाना था। यही हमारा आंसर, सवाल का आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सवाल नंबर 46 की ओर। सवाल नंबर 46 हमारा ये रहा। इसमें हमें ज्ञात करना है कि शोषक, निम्न वाक्य में विलोम शब्द चुनिए। ये शोषक जो है दोस्तों ये आपका एक विलोम दिया हुआ है, इसमें आपको इसका विलोम का अपोजिट इसका शब्द चुनना है, तो कौन सा हो जाएगा। जो शोषक है इसका विलोम क्या हो जाएगा, चलिए जानते हैं। शोषित, पोषित, पोषक और शोषण। तो शोषक जो है इसका जो विलोम हो जाएगा वह आपको क्या हो जाएगा, जो शोषक का जो विलोम हो जाएगा वह आपका पोषक हो जाएगा। और जो शोषित होता है, शोषित का जो आपका विलोम हो जाएगा वह आपका पोषित हो जाएगा। इसके अलावा जो पोषण हो जाएगा, पोषण का जो विलोम हो जाएगा वह आपका शोषण हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा सवाल नंबर 46 का जो आंसर हो जाता है वह हमारा सी हो जाता है, विकल्प सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सवाल नंबर 47 की ओर और देखते हैं सवाल नंबर 47। 47 हमारे पास इस प्रकार से रहा कि निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द स्वर्ग का है। तो यहाँ पर स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, अपने विकल्प देखिए और अपने सही विकल्प पर अपना उत्तर लगाइए। त्रिदिव, निदेशालय, कौ, अक्षम्य। तो कौन से शब्द का जो अर्थ हो जाएगा वह स्वर्ग हो जाएगा। यहाँ दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। जो गौ हो जाएगा, गौ आपका स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। बाकी निदेशालय, त्रिदिव ये सभी अलग अलग बातें हैं। बाकी जो आंसर आपका जो आंसर है वह आपका सी वाला हो जाएगा। जो गौ है ये आपका स्वर्ग का पर्यायवाची है। गौ, देवघर ये सभी आपके स्वर्ग के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 48 की ओर। सवाल नंबर 48 हमारा ये रहा। चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 48 हमारा ये रहा दोस्तों। चलिए देखते हैं। मैला, मलिन, गंदा किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। मैला, मलिन, गंदा ये आपके किस शब्द के पर्यायवाची हो जाएंगे। आपके पास विकल्प है उज्ज्वल, पंकिल, पामर, निशाचर। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा शब्द है जिसका अर्थ मलिन होता है। मलिन, मैला, गंदा कह सकते हैं आप। तो अपने सही विकल्प को छांटिए और उस पर अपना उत्तर लगाइए। जी हाँ दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है कि जो पंकिल जो हो जाएगा, पंकिल आपका ये मैला, मलिन, गंदा का शब्द पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। इसीलिए आपका सवाल नंबर 48 का जो आंसर है वह आपका बी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सवाल नंबर 49 पर। सवाल नंबर 49 हमारे पास ये रहा। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 49 है कि तत्सम शब्द का चयन करिए। आपको तत्सम ढूंढना है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं। शेर, चीता, व्याघ्र और गीदड़। जी हाँ दोस्तों, जो आपका शेर है ये आपका तद्भव है। जो चीता है ये भी आपका तद्भव है। जो गीदड़ है इसका तो तत्सम होता है वह आपका गर्दभ हो जाता है। जो गीदड़ है ये भी तद्भव है। जो व्याघ्र है दोस्तों ये आपका तत्सम है, इसका जो तद्भव हो जाएगा वह आपका बाघ हो जाएगा। जो व्याघ्र है इसका तत्सम जो हो जाए तद्भव जो हो जाएगा वह बाघ हो जाएगा। तो आपका सवाल नंबर 49 का जो आंसर है वह सी हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं सवाल नंबर 50 पर और देखते हैं सवाल नंबर 50। तो सवाल नंबर 50 दोस्तों हमारे पास कुछ इस प्रकार से है कि मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है। मीनाक्षी का अर्थ होता है क्या होता है। मीनाक्षी का क्या अर्थ होता है। ए शेरनी, बी सरस्वती नदी, सी मछली की तरह गोल आंखों वाली, या डी पूनम की चांदनी। अपना सही विकल्प देखिए और उस पर अपना सही का उत्तर लगाइए। तो दोस्तों जो मीनाक्षी जो होता है इसका जो अर्थ होता है वह होता है कि मछली की तरह गोल आंखों वाली, अर्थात हम दुर्गा भी कह सकते हैं कि जो दुर्गा माता हैं उनका पर्यायवाची मीनाक्षी है, यानी मछली की तरह गोल आंखों वाली अर्थात दुर्गा। ये दुर्गा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 51 पर और देखते हैं कि सवाल नंबर 51 हमारा क्या है।
देखते हैं सवाल नंबर 51 को। तो सवाल नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर आपको 4 वाक्य दिए गए हैं, आपको इसमें से एक वाक्य शुद्ध है, उसको ज्ञात करना है और उस पर अपना उत्तर लगाना है। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। वह निसंतान दंपत्ति की संतान है, उसके घर की शोभा देखते ही बनती है। मुझे कप चाय दो, तुमने तो मुझे बड़ी निराशा दी। इसमें आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा उसको देखिए और उस पर अपना सही का उत्तर लगाइए। तो दोस्तों इसमें जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा वह आपका हो जाएगा कि उसके घर की शोभा देखते ही बनती है। बाकी सभी गलत हो जाएंगे। मुझे कप चाय दो ने मुझे एक कप चाय दो हो जाएगा। तुमने तो मुझे बड़ी निराशा दी नहीं, इसमें हो जाएगा कि तुमने तो मुझे निराश कर दिया, ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 52 को देखते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 52 की और देखते हैं कि सवाल नंबर 52 क्या है। सवाल नंबर 52 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य, इसमें आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अशुद्ध वाक्य देखिए और उस पर अपना सही का उत्तर लगाइए। अपने विकल्प देख लेते हैं। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, भी आप हमें कृतार्थ करें। वह आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है, मेरी कुछ समझ में ना आया। इसमें आपका कौन सा जो विकल्प है वह गलत हो जाएगा, इस पर आपको उत्तर लगाना है। तो दोस्तों बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तो सही है। आप हमें कृतार्थ करें, ये भी सही है। इसके बाद वह आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है, ये भी सही है। मेरी कुछ समझ में ना आया, दोस्तों मेरी कुछ समझ में ना नहीं होगा, यहाँ पे होगा मेरी को समझ में नहीं आया। तो आपको जो डी वाला है ये गलत हो जाएगा, इसलिए सवाल नंबर जो 52 का आपका आंसर है वह आपका डी वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 53 को। सवाल नंबर 53 हमारा ये रहा। चलिए देखते हैं। इसमें बात की जाती है कि निम्न शब्द में किस शब्द समूह के सभी शब्द शुद्ध हैं। यानी यहाँ पर आपको 4 ABCD विकल्प दिए गए हैं, जिसमें आपके कुछ वाक्य दिए गए हैं, जिसमें आपको पता करना है कि ये सभी किसी एक शब्द के वाक्य हैं या एक शब्द के पर्यायवाची हैं। चलिए देखते हैं। झोंपड़ी, शुभेच्छु, मूर्छा, गृहिणी, भ्रांति, जिजीविषा, तकनीकी, परीक्षित, अमात्य, बारात, मलिन, हरिण। तो कौन सा आपका किस समूह के सभी शब्द शुद्ध हैं, देखिए और उस पर अपना सही का उत्तर लगाइए। तो दोस्तों जो आपका सवाल का सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा डी। जी हाँ दोस्तों, बारात, मालिन और हरिण जो है ये सभी आपके एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। तो आपका सवाल का जो सही आंसर है वह आपका 53 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 54 को। सवाल नंबर 54 हमारे पास ये रहा। इसको देखते हैं कि निम्न में से अशुद्ध वाक्य छांटना है आपको। चलिए देख लेते हैं। अशुद्ध वाक्य को छांटना है। निम्न में से अशुद्ध वाक्य छाटिए। विकल्प हैं विकृत, विलुप्त, पराड़ी, विभावरी। तो कौन सा वाक्य इसमें यहाँ पर आपका अशुद्ध हो जाएगा। तो दोस्तों जो विकृत है ये भी सही है, जो विलुप्त है ये भी सही है, जो प्राणी है ये प्राणी नहीं है, प्राणी होगा। क्या हो जाएगा, ये प्राणी हो जाएगा। ये इस तरीके से लिखा जाता है, ये प्राणी नहीं होता। विभावरी भी सही है। तो आपका सवाल का जो आंसर है वह आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सवाल नंबर 55 पर। 56 है, चलिए 56 को देख लेते हैं। पोखर शब्द का तत्सम शब्द होगा। जो पोखर है दोस्तों ये आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा चलिए जानते हैं। पुष्कर हो जाएगा, दिवाकर हो जाएगा, प्रखर हो जाएगा या पुष्कर हो जाएगा। तो दोस्तों जो पोखर जो होता है ये आपका पुष्कर का पर्यायवाची, पुष्कर का तत्सम होता है, पुष्कर का तत्सम होता है, तद्भव होता है। क्योंकि जो पोखर है वह तद्भव है, जो पुष्कर है वह तत्सम शब्द है। तो इसी प्रकार से आपके सवाल का जो आंसर है वह सही हो जाएगा, ए वाला विकल्प सही है, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 57 को। सवाल नंबर 57 हमारा क्या है इसको जानने का प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 57,
निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें आपको इनकी वर्तनी देखनी है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो देख लेते हैं कि तड़ित ज्योति, श्रेष्ठी, दीनता, नियमितता, तो किसकी वर्तनी शुद्ध है। दोस्तों यहाँ पर शुद्ध नहीं अशुद्ध देखना था, यहाँ पर अशुद्ध होगा। अशुद्ध किसकी वर्तनी अशुद्ध है। किसकी वर्तनी अशुद्ध है, कुछ मिसप्रिंट हो गया। तो यहाँ पर आपको देखना है कि दोस्तों जो श्रेष्ठ है ये भी सही है, जो दीनता है ये भी सही है, नियमितता है ये भी सही है। जो तड़ित ज्योति है दोस्तों, यहाँ पर तड़ित ज्योति ये आपका गलत है, इसलिए आपका सवाल का जो आंसर हो जाएगा वह आपका ए हो जाएगा। आपके सवाल का जो आंसर है वह ए हो जाएगा 57 नंबर का। तो आगे बढ़ते हैं, चल देखते हैं सवाल नंबर 58 को कि हमारा सवाल नंबर 58 क्या है। सवाल नंबर 58 हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपको शुद्ध वाक्य का पता लगाना है, ये कौन सा वाक्य शुद्ध है। चलिए देख लेते हैं। ए, भारत गुलामी की दास्ता से मुक्त हुआ। बी, विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह कौन करेगा। सी, सूखे से भूख की समस्या खड़ी हो गई। डी, जो भी कठिन परिश्रम करेगा सफलता उसके कदम चूमेगी। तो दोस्तों इसमें आपको कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जो डी हमारा डी वाला है वह हमारा एब्सोल्युटली बिल्कुल सही आंसर है कि जो भी कठिन परिश्रम करेगा सफलता उसके कदम चूमेगी। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 59 को कि हमारा सवाल नंबर 59 हमारे लिए क्या खास लेकर आया है। सवाल नंबर 59 हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन से दोस्तों सुमेलित नहीं है, आपका इधर इस तरफ आपके विशेष दिए गए हैं और इस ओर आपके विशेषण दिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं। ए, तरण, तरण का जो विशेषण होता है वह तरणीय होता है, ये सही है। जो बी है तृष्णा, तृष्णा का तृष्णावान होता है, ये भी सही है। जो तंद्रा होता है, तंद्रा का तंद्रा का दोस्तों तंद्रिय नहीं, तंद्रा का तंद्रिल होता है। क्या होता है, तंद्रा का तंद्रिल होता है, तंद्रिय नहीं होता है। फिर दंपत्ति है, दंपत्ति का दाम्पत्य होता है, तो ये सही है। तो इसी प्रकार जो आपको तंद्रा है, तंद्रा वाला गलत है और यही सही सुमेलित नहीं है, तंद्रा का तंद्रिल हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 60 की और आज का ये आखिरी क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित हैं। दोस्तों इस ओर आपको विशेष दिए गए हैं और इस ओर आपको विशेषण दिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प सही है। भूमि, दोस्तों भूमि जो है ये आपका एक विशेष है जिसका जो विशेषण हो जाएगा वह भूमि या नहीं वह भौम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, वह भौम हो जाएगा, भौम। उसका जो फल है और जो फली है दोस्तों, यह फल जो है ये आपका विशेषण है और जो फली है ये आपका विशेष है दोस्तों। ये भी आपका गलत हो जाएगा, हालांकि ये इधर का उधर है, ये इधर होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए। उसके बाद हम प्राचीनता देखते हैं। प्राचीनता का प्राचीन, दोस्तों ये सही है कि प्राचीनता एक विशेष है और जो विशेषण है उसका वह प्राचीन है। उसका जो प्रवेश है, प्रवेश जो है वह आपका एक विशेषण है, जो प्रविष्टि है वह आपका एक विशेष है। तो इसी प्रकार जो आपका सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वह आज का सवाल का आखिरी क्वेश्चन आपका आंसर सी वाला हो जाएगा कि सी वाला आपका सुमेलित है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो मेरे भाई मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को शेयर कर दें ताकि और मेरे भाई मेरे फ्रेंड जो भी यूपी पीसीएस या यूपी एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, बढ़ने एग्ज़ाम की, तो वह इस कंटेंट